नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा से, यानी कि जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है बीएड के पाठ्यक्रम में, वहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। वैसे ये प्रश्न वर्ष 2022 का है, तो जो भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के, वहाँ तो ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली ही आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। रेस्ट इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो हम आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अगर आपके खुद पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। सो अभी आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जितने वर्ड में लिखना है उतने लिखने की प्रयास कर रहे हैं हम लोग, उसी तरह से आंसर को करेंगे। यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 50 वर्ड में उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा कहीं कहीं एक्स्ट्रा लिख दूंगा, लेकिन आपको बताऊँ एग्जैक्टली लिखना कितना। तो आइए चलते हैं सीधे सीधे कंटेंट के ऊपर। तो दोस्तों, जो पहला ही हमारा प्रश्न है जो ऑप्शनल पेपर का होता है स्वास्थ्य शिक्षा के, कि डिफाइन हेल्थ एजुकेशन। इसी तरह से मैं आपको जस्ट 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा कि अगर आपसे आप स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि दूरस्थ शिक्षा, तो भी आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिफाइंड डिस्टेंस एजुकेशन। अगर आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ भी ये प्रश्न डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर आधारित परिभाषा रूपी जो प्रश्न होते हैं वो आपको हमेशा के लिए तैयार कर लेने चाहिए। तो स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या है? मैं बिल्कुल सारांश में आपको बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ होता है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। तो स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने का एक माध्यम है। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वास्थ्य, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो कैसे स्वस्थ रहता है, वो स्वस्थ होता है तो उसका अर्थ क्या है, पर्यावरण स्वास्थ्य का मतलब क्या है, उसके घटक क्या है, वो सारी चीज़ें। शारीरिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या है, हमारा स्वास्थ्य जो होता है हम उसके बारे में समझते हैं। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। बीमारियां कैसे होती, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा सामाजिक स्वास्थ्य, हमारी सोसाइटी कैसे हेल्दी रहेगी, एक सोसाइटी हेल्दी कब कहलाती है, एक हेल्दी सोसाइटी यानी कि सामाजिक एक स्वस्थ समाज की लक्षण क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखते हो। भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य जिसे इंटेलेक्चुअल हेल्थ भी कहते हैं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो ये सारे जो पक्ष है ना स्वास्थ्य के, ये अलग अलग हैं और ये सभी मिलकर जो है आपके स्वास्थ्य की परिभाषा को पूरे करते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत मात्र हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करते। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत स्कूली माध्यम से या फिर घर परिवार में या पर्यावरण के माध्यम से, यानी कि फॉर्मल या नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल माध्यम से, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप स्वास्थ्य के पूरी परिभाषा को समझते हो। आप व्यक्तिगत स्वास्थ्य को समझते हो, आप सामाजिक स्वास्थ्य को समझते हो, आप पर्यावरण को स्वस्थ रखना क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझते हो, बौद्धिक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखा जाए, आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा, इस तरह के सारे पक्षों का आप अध्ययन करते हो। तो स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत हम इन सारे पक्षों का अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ स्वस्थ रहने के हेतु हम क्या प्रयास कर सकते हैं, एक नागरिक के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी है, स्कूल में क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, वो सारी चीज़ें स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो आप इस तरह से परिभाषा लिख सकते हो। बेनिफिट ऑफ योगा, योगा के बारे में आप सभी लोग जानते हो, बहुत सारे योग आजकल अलग अलग टीवी में प्रोग्राम्स में होते रहते हैं, तो आपने देखा भी होगा। अगर साधारण रूप से हम बात करें तो देखिए, योग एक ऐसी व्यायाम की व्यवस्था है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये आपके अंदर शरीर में लचीलापन लाता है, आपकी बेहतर मुद्राएं करता है, आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों ही चेतना और शक्ति को बढ़ाता है, आपका मानसिक संतुलन बेहतर होता है और साथ ही साथ आप अपने बारे में और ज़्यादा जागरूक होते चले जाते हो। योग से हमारे शरीर की मांसपेशियों में अच्छा लचीलापन आता है, रक्त का प्रवाह बढ़ता है, अच्छा व्यायाम होने के कारण मांसपेशियाँ अच्छी होती हैं और इसके साथ ही साथ ये हमारे मन मस्तिष्क को शांत रखता है, हम स्थिर चित्त होते हैं और अच्छा प्रयास कर सकते हैं, चीज़ों के ऊपर ध्यान अपना एकाग्र कर सकते हैं। योग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है आपका। आप जब ध्यान रखते हैं, आप अपने स्वास्थ्य का, आप योग करते हैं तो ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, ये आपकी मानसिक चेतना को जगाता है,
आपके अंदर जो चिंताएं हैं उसको दूर करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ योग तनाव से राहत देने और बेहतर नींद लेने में मदद करता है। आपका भूख बढ़ती है, आपकी पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है, आपका श्वसन होता है और बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, दिनचर्या से जुड़ी हुई हैं, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें हम जो है बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, मेन कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार के मुख्य घटक। एक संतुलित आहार क्या होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर बताना है। तो देखिए, एक संतुलित आहार में कुल कैलोरी लगभग 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट से आता है, 10 से 12% आपके प्रोटीन और तकरीबन 20 से 25% कुल वसा यानी कि फैट से आता है। इसके अलावा हमें ताज़े फल, सब्जियां, अनाज, दूध, दही, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। साथ ही साथ पानी की भरपूर मात्रा और रेशेदार सब्जियों की भी हमें भरपूर मात्रा में आपको क्या कह सकते हैं, इनको इनटेक करना चाहिए, इनका हमें ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट, खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स, विटामिन और जल, ये मुख्य 6 घटक हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि पानी वगैरह के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बहुत ही अल्प मात्रा। तो आपसे मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि भाई संतुलित आहार के मुख्य घटक कौन से, तो आप इन 6 का नाम जरूर लिखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि भाई स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वास्थ्य शिक्षा, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो आप लिख सकते हो कि स्वास्थ्य शिक्षा के ज्ञान को प्राप्त कर छात्र अपने स्वास्थ्य को उत्तम रूप प्रदान कर सकता है, यानी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक होंगे तो हम ऐसे कदम उठाएंगे, अपने जीवन में ऐसे बदलाव लाएंगे जिससे कि हम स्वस्थ रहें, हमें बीमारियां कम हो या बिल्कुल भी ना हो, उसे स्वच्छ व संतुलित खान पान व वातावरण प्राप्त होता है। ठीक है, जिस प्रकार एक स्वस्थ मस्तिष्क काम करता है उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, उसी प्रकार से स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का भी विकास होता है। तो अच्छे मानसिक विकास के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना, शारीरिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। तो ये एक प्रमुख उद्देश्य में से आज स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा जनसाधारण को यह समझाने में मदद मिलती है कि उनके लिए क्या स्वास्थ्यप्रद है और क्या हानिप्रद है, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आसपास का वातावरण बनाए रखना चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ रहें और बीमारियों से दूर रहें। साथ ही साथ साधारण बचाव के उपाय भी आपको सीखने को मिलते हैं। संक्रामक रोग जैसे कि चेचक, क्षय, विषसूचक इत्यादि के टीके लगवाकर हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ विकल्प चुनने में भी मदद करता है। स्वास्थ्य शिक्षा आपको बीमारियों के रोकथाम और बीमारियों के कारकों को पहचान कर अपने आप को पहले ही सुरक्षित रखने के उपाय करने में मदद करता है। तो ये कुछ प्रमुख आपके उद्देश्य हैं। इसके अलावा आप और भी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न कि व्हाट इज फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है जो सबसे पहले हम करते हैं, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा से तात्पर्य उस चिकित्सा प्रक्रिया का या चिकित्सक संबंधित देखभाल का है जो आमतौर पर चोट लगने के तुरंत बाद और उस स्थान पर दिया जाता है जहां चोट लगे। मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे थे, रास्ते में एक गड्ढा आ गया और आप गड्ढे में आपका साइकिल का पहिया फंस गया और आप गिर गए। तो आप जब गिरोगे तो चोट लगेगी। तो जब चोट लगने पे आपको प्राथमिक जो उपचार जैसे कि बैंडेड करना, आपके चोट की जगह पे पट्टी बांधना, इस तरह के जो कार्य किए जाते हैं इसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसकी आप प्राथमिक उपचार के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं और ये चोट पर निर्भर करता है। प्राथमिक चिकित्सा वह प्रक्रिया है जो किसी भी घटना के तुरंत बाद किसी घायल या बीमार व्यक्ति की मदद के लिए दी जाती। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ गया, मिर्गी आने लगी, या फिर अचानक से वो सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही, ऐसी कुछ भी चीज़ें। तो अगर आप उसे एक्यूप्रेशर देते हो या जो भी प्रक्रियाएं होती, नाम मुझे ठीक से याद नहीं, तो जो भी सहायता, चाहे वो मेडिकल सहायता हो या एक व्यक्ति के रूप में अगर आपको कुछ पता है तो आप देते हो, तो वो सारी चीज़ें फर्स्ट एड में प्राथमिक चिकित्सा में आती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि चोट वाले स्थान को अब कम से कम हिलाया डुलाया जाए, जहाँ से कि जब तक कि उचित सहायता यानी कि मेडिकल हेल्प ना आ जाए तब तक व्यक्ति की चोट को और ज़्यादा गंभीर होने से रोका जा सके। ठीक है, तो चोटग्रस्त व्यक्ति को सम्यक इलाज कराने की स्थिति में लाने से पहले जो भी हम लोग
प्राथमिक रूप से जो भी प्रयास करते हैं उसे हम लोग प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। जैसे कि पैर टूट गया तो उसे सपोर्ट देना, कहीं से खून बह रहा तो ऊंचे स्थान पर उस एरिया को रख देना, ये सब चीज़ें जो होती है प्राथमिक चिकित्सा के उपाय हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, आप इनको भी लिख सकते हो कि जैसे कि कट लग जाना, खरोच, मोट जलने आदि पे मामूली चोट से निपटना, ये सब प्राथमिक चिकित्सा में आती है। विभिन्न प्रकार की आंखों की चोटों को देखभाल करना, ये भी प्राथमिक चिकित्सा में आती है। आंखों की रोशनी के लिए किसी व्यक्ति की आंखों में अगर केमिकल पड़ गया, गैस आ गई है तो उसे तुरंत पानी से धोना, ये भी प्राथमिक चिकित्सा है। अस्थि भंग होना, मोच जोड़ के खिंचाव आदि की स्थिति में जो कार्य हम करते हैं प्राथमिक चिकित्सा ही होती है वो। चेकिंग को रोकना, जहाँ से कि मान लीजिए आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसे चोकिंग बोलते हैं, तो उसको अगर आप दूर करने के लिए जो हेल्प देते हो वो भी प्राथमिक चिकित्सा। कहीं से ज़्यादा खून निकल रहा तो आप पट्टी बांधते हो, रुई लगाते हो, ये भी क्या है, आपका प्राथमिक चिकित्सा का ही प्रकार है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल का मतलब होता है संचारी रोग, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग, संचारी या संक्रामक रोग। तो ऐसी कोई भी बीमारी जो मनुष्य या पशुओं में या फिर किसी भी जीव जंतु में एक से दूसरे में अगर फैलते हो तो ऐसी बीमारियों को हम संचारी रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके कारण होता है। ठीक है, संक्रामक रोगों के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत ही गंभीर हो सकते हैं और कई बार ये जानलेवा भी होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ बीमारियाँ, जैसे कि HIV एड्स। HIV एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हेपेटाइटिस ABC, खसरा, सैल्मोनेला, खसरा और रक्त जनित बीमारी, ऐसी कोई भी चीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा, डायरिया, आपने देखा कोलेरा जो पानी से एक दूसरे से फैलती है, तो ऐसी कोई भी बीमारी जो एक से दूसरे व्यक्ति को फैल रही हो वो कम्युनिकेबल यानी कि संक्रामक या संचारी रोग की श्रेणी में आती है। ठीक है, प्रसार के लिए मुख्य रूप से आप देखोगे मलमूत्र हो गया, भोजन हो गया, संभोग हो गया, कीड़े के काटने से, दूषित पानी पीने से, ये सब जो है मुख्य कारक है जिससे कि संक्रामक रोग होते हैं। व्हाट इज पर्सनल हाइजीन। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या। देखिए, आप अपने आप को कितना स्वस्थ रखते हो ये आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। इसमें दैनिक दिनचर्या की एक श्रृंखला शामिल है, जैसे कि आप हाथ धोते हो, स्नान करते हो, ब्रश करते हो, अच्छे से अपने बाल छोटे रखते हो, नाखून को साफ सुथरा रखते हो, साफ कपड़े पहनते हो, अच्छा भोजन करते हो, व्यायाम करते हो, ये सारी चीज़ें जो है पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आती है। जो उचित व्यक्तिगत स्वच्छता दिनचर्या का पालन करके हम दूसरों और खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत ही आता है। अब पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप देखोगे कि व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य, सिर की सफाई यानी कि बाल छोटे रखना, नाखून काटना, ये सारी, आँख कान नाक की सफाई करना, मुंह साफ करना, त्वचा की देखभाल करना, किसी प्रकार के अगर संक्रामक रोग है तो डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ लेना, ये सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन में आती है। इसके बाद अगला प्रश्न है विद्यालय परिवेश से आप क्या समझते हो। देखिए, स्कूल के माहौल में वो सब कुछ शामिल होता है जो स्कूल का हिस्सा है। तो विद्यालय परिवेश या स्कूल इन्वायरमेंट का अर्थ होता है विद्यालय के अंतर्गत आने वाले हर एक चीज़ जो एक छात्र को प्रभावित करती है, यानी कि शिक्षक का व्यवहार, क्लासरूम में साफ सफाई का माहौल, पुस्तकालय कैसा है, छात्रावास कैसा है, क्लासरूम में बिजली की व्यवस्था कैसी है, हवा की व्यवस्था कैसी है, सफाई कैसी है, क्लासरूम में बच्चे आपस में कैसे बातचीत करें, सफाई का कितना ख्याल रखें, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो स्कूल के अंतर्गत जो भी चीज़ें हो रही है वो स्कूल वातावरण का ही हिस्सा है। और अगर हम स्वास्थ्य शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्कूल वातावरण के अंतर्गत वो सारी स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियाँ, जैसे कि व्यायाम करना, सफाई करना, समय समय पर डॉक्टरी जांच होना, कैंप लगना, माता पिता के साथ में आपके स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा करना, आपके स्वास्थ्य की रिपोर्ट देना, ये सारी चीज़ें जो है आपके स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, विद्यालय इन्वायरमेंट के अंतर्गत आप लिख सकते हो। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। देखिए, आपके शरीर को बेहतर काम करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में एक संतुलित आहार चाहिए। जब आहार संतुलित नहीं होता है, जो प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, मिनरल्स जो चाहिए आपके शरीर को
अगर किसी एक की भी मात्रा पर्याप्त ना हो तो कहीं ना कहीं आपका शरीर कुपोषित हो जाता है, यानी कि पोषण में कमी है, तो इसे हम कुपोषित कहते हैं। तो शरीर में पर्याप्त पोषक तत्वों की कमी कुपोषण के कारण होती है, ठीक है ना। तो कमी को हम कुपोषण कहते हैं, और कुपोषण के कारण व्यक्ति को विटामिन, खनिज व अन्य आवश्यक पदार्थों की कमी होती है उसके शरीर, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, और उनके शरीर को सही काम काज करने के लिए इन सारे आवश्यक तत्वों की जरूरत है। अगर ये आवश्यक तत्व ना मिले तो हम बीमार होंगे, हमारा शरीर थका थका महसूस करेगा, हम जल्दी जल्दी बीमार होंगे, और हमारे चोट जल्दी नहीं भरेगी, मानसिक रूप से हम बेहतर महसूस नहीं करें, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो कुपोषण तब होता है जब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व ना मिले। अब इसके मुख्य कारण है खराब आहार लेना, ठीक है, पाचन की स्थिति बेहतर ना होना, या कई सारी अन्य बीमारियां हो सकती हैं आपके। इसके कुछ प्रमुख लक्षण है। अगर आप कुपोषित हैं तो आप देखेंगे कि आपको बार बार थकान हो रही है, आप चक्कर आ रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी बीमारियां होती है, आपकी बीमारी होने पर आप जल्दी ठीक नहीं हो रहे, आपका वजन घटा हुआ है, आपका किसी कार्य में मन नहीं लगता, आप जल्दी खेलते हो तो थक जाते हो, तो ये सारे लक्षण हैं। अब कुपोषण का इलाज नहीं अगर किया जाए तो इससे आपकी शारीरिक व मानसिक दिव्यांगता हो सकती है, यानी कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हो, बीमार हो सकते हो। उपचार के लिए सभी मौजूदा स्थितियों का समाधान करना आवश्यक होता है। आपको अच्छा भोजन लेना चाहिए, और जो भी पोषण तत्वों की शरीर में कमी है उनको समय से आपके संतुलित मात्रा में आपको उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर जो कुपोषण की स्थिति बनी है वो दूर हो पाए। आखिरी प्रश्न बहुत ही सरल सा है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एट स्कूल स्टेज। विद्यालय में स्कूली स्तर पर खेल का क्या महत्व। देखिए, आप खेलेंगे कूदेंगे, अगर यदि छात्रों की दैनिक गतिविधियों में कोई खेल की गतिविधि शामिल की जाए तो उनका क्या होता है, शारीरिक व्यायाम होता है, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। अब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मानसिक विकास भी बेहतर होगा, बीमारियां कम होंगी, छुट्टियां कम लेंगे आप, तो आप बेहतर से पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हो। तो स्कूल स्तर पर खेलों का समान महत्व देने से छात्रों को खेल की गतिविधियों का शीघ्र अनुभव मिलता है, उनका शरीर स्वस्थ रहता है, उनका पाचन अच्छा होता है, उनमें टीम भावना का विकास होता है, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण वो स्वास्थ्य को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि वो व्यायाम करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, तो उनसे उनकी समग्र विकास में मदद मिलती है। खेल कूद खेलने से छात्रों को अपने आत्मसम्मान, सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास में सुधार करने में मदद मिलती है। यह छात्रों को समय प्रबंधन और अनुशासन के बारे में सिखाता है। स्कूली स्तर पर खेलों के माध्यम से आप अपने कैरियर का चुनाव करने में आवश्यक निर्णय लेने योग्य बन जाते हैं। इसके अलावा यह छात्रों के अंदर जो तनाव, अवसाद, पिछड़ापन या अकेलापन होता है उसको भी दूर करने में मदद करता है। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे, आप इससे भी और बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। रेस्ट में और क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा।